Okay, so in the last lecture, we saw what is the magnetic field at axis of a solenoid. तो अगर आपको याद होगा, हमारे पास एक सोलेनोइड था। इस सोलेनोइड पे हमने वायर के वाइंडिंग किए हुए थे। दिस इज अ सोलेनोइड. We had a wire wounded on this. So there was a winding of the wire, something like this. ऐसा यहाँ से करंट पास होगा I, यहाँ से करंट एग्जिट होगा I. उसके बाद हमने एक लूप लिया था, क्योंकि एम्पियर्स लॉ लगाना है तो आपको हमेशा करंट को एनक्लोज करना पड़ता है. नोट्स हैव बीन अपलोडेड ऑलरेडी टू द सिस्टम, तो वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे. लेकिन जस्ट टू टेल यू कि यहाँ पे हमको पहले करंट को एनक्लोज करना पड़ता है. तो हम लोग एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करते हैं. यहाँ पे इस लूप को ABCD ऐसा नाम दिया था मैंने, राइट. हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है अलोंग द एक्सिस, मतलब इस लाइन के अलोंग. सो वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड हियर अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड. तो कुछ पैरामीटर हमको डिफाइन करने थे. उसमें से एक था स्मॉल n, यू कैन से, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. अगर टोटल लेंथ सोलेनोइड का अगर LS है, मतलब जितना सोलेनोइड होगा उतना लेंथ है, उतने वाइंडिंग है. तो अगर टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड LS है, मैंने नोटेशन दूसरे यूज किए थे बट इट डजंट मैटर, और उसमें अगर टोटल टर्न्स कैपिटल N है, हमको देखना है कि 1 मीटर में कितने टर्न्स है. तो हमने टोटल टर्न्स को टोटल लेंथ के साथ डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, राइट. देन ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो लूप है ABCD, इसका जो साइड है AB, इसका हम लेंथ लेते हैं L, राइट. तो क्योंकि आई वांट टू नो हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन दैट लेंथ कैपिटल L. ये जो साइड AB है, लेंथ L है, उसमें कितने लूप्स है, कितने टर्न्स है, N into L. टर्न्स per unit length into length will give you number of turns in that length L, है ना. जैसे 1 मीटर में 2 टर्न, तो 5 मीटर में 10. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर इन सिंपल लैंग्वेज. एम्पियर्स लॉ से हमको ये पता लगा था कि इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप B bar dot DL bar is nothing but mu 0 times of current enclosed. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेंगे यहाँ पे. आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस, ओके. तो B bar dot DL bar integration over closed loop B bar dot DL bar is equal to B bar dot DL bar from A to B plus B bar dot DL bar from B to C. यहाँ पे क्लोज लूप नहीं दिखाना होता, क्योंकि AB ये स्ट्रेट लाइन है, ये लूप नहीं है. BC ये स्ट्रेट लाइन है, ये लूप नहीं है, ओके. प्लस इंटीग्रेशन C to D B bar dot DL bar प्लस इंटीग्रेशन D to A B bar dot DL bar, ऐसा आएगा, राइट, ओवरऑल. तो if you see B bar dot DL bar, मतलब you have a dot product there. Dot product contains cos. पर अगर आप देखोगे तो साइड BC और जो साइड DA है, both are perpendicular to the direction of B. मतलब यहाँ पे B bar and DL bar are perpendicular. परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि cos 90 0 होता है. मतलब BC साइड से और DA साइड से कंट्रीब्यूशन हमको नहीं मिलने वाला. ऑल्सो इफ यू रिमेम्बर, अगर आप सोलेनोइड या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानते हो, इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अगर आप सोलेनोइड का केस ले रहे हो, लेट मी ड्रॉ दिस इज सोलेनोइड.
दिस इज एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड इन द ग्रीन। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं क्राउडेड दे आर क्राउडेड नियर द एक्सिस। तो नियर द एक्सिस बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस है, राइट। जैसे जैसे आप सोलेनॉइड से दूर जाओगे you will find that there are very less number of field lines away from the solenoid। मतलब डीसी जो साइड है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन रियलिटी बहुत कम होने वाले हैं। सो इफ देर आर वेरी लेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो डीसी साइड से सीडी साइड से भी कंट्रीब्यूशन आपको नहीं मिला था। तो इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है एट द एक्सिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ए बी साइड। तो integration over closed loop b bar dot dl bar turns out to be just b bar dot dl bar from a to b। और हमको पता है यहाँ पे a to b जब मैं इंटीग्रेट करूंगा b dl cos थीटा लिखेंगे। बट इफ यू रिमेम्बर राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस है, लेंथ का डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस है, मतलब एंगल 0 है, cos 0 1 है। और you can write it like this, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ओवर लेंथ एलिमेंट dl। ए बी का लेंथ मैंने l लिया है, तो मैं जब ए बी साइड पे इंटीग्रेट करता हूं तो टोटल लेंथ l ही मिलेगा, क्योंकि बिकॉज यू आर एडिंग स्मॉल स्मॉल पीसेस। बट फ्रॉम ए टू बी, तो a से b तक टोटल लेंथ l ही मिलने वाला है। तो ये bl आ गया था। देन राइट हैंड साइड देखोगे तो म्यू जीरो इंटू करंट एंक्लोज्ड है। करंट कितना एंक्लोज्ड है उस लूप ए बी सी डी में, ऑलरेडी मैंने बताया। करंट आई फ्लो हो रहा था, तो आई फ्लो हो रहा है हमेशा। लेकिन इस लूप में करंट आई कितनी बार फ्लो हो रहा है, जितने उसमें टर्न्स है। अगर 10 टर्न्स है तो 10 टाइम्स सेम करंट फ्लो हो रहा है, 20 टर्न्स है तो 20 टाइम्स सेम करंट फ्लो हो रहा है। बट ए बी सी डी इस लूप में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल। तो स्मॉल n इंटू कैपिटल L इंटू आई, दिस इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, इनसाइड द लूप ABCD। कैंसिल कैंसिल। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 यूज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आप सिर्फ बी बार और डीएल बार के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे BL, और करंट एंक्लोज्ड के लिए आप सब्स्टिट्यूट करोगे। बाय द वे आई मेड अ मिस्टेक हियर, but it's okay. I don't have to cancel out this particular thing, that's it, और कुछ नहीं था। anyways, तो current enclosed into mu zero is NL I, cancel cancel। तो आपको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ या along the axis of solenoid, right। याद रखना along the axis मतलब मैं exactly सेंटर पे देख रहा हूं। तो करंट जो ऊपर के हाफ से फ्लो हो रहा है और जो नीचे के हाफ से फ्लो हो रहा है, दोनों कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। बोथ ऑफ देम विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए म्यू जीरो एन आई आया। अगर मैं अलोंग वन एंड ऑफ द सोलेनोइड देखूंगा, इफ आई एम लुकिंग एट, आई एम फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड ऑफ द सोलेनोइड, तो सिर्फ ऊपर के हाफ का करंट मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा। तो उस केस में आपको मिलेगा म्यू जीरो एन बाई टू आई, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा नियर वन एंड ऑफ द सोलेनोइड, right। So this is what we have already learned in the last session। I just thought it is good to revise things। तो रिवीजन हमारा हो गया। अब हमको देखना है टोरॉइड। So what we want to do is we want to see what is magnetic induction due to toroid। So in the last lecture, if I am right, हम लोगों ने मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड देखा था। Now we want to see magnetic induction along the axis of a toroid। Okay, right। So let's see what is the magnetic induction along the axis of a toroid। Yeah, magnetic induction
along the axis along the axis of toroid. तो सबसे पहले तो ये टोरॉइड क्या होता है वो पता होना चाहिए. टोरॉइड मतलब एक्चुअली सोलेनॉइड ही है. इट इज जस्ट बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डोनट. मतलब क्या किया आपने, टोरॉइड को लिया और उसको बेंड करके एक सर्कुलर शेप दे दिया आपने. तो आई विल जस्ट शो इट हियर. सो मोर और लेस यू कैन से something like something like this is a toroid. डोनट शेप है. अब इस पे आपने वाइंडिंग किया हुआ है, जैसे वहां पे वाइंडिंग था यहाँ पे भी वाइंडिंग है. सो यू हैव अ वाइंडिंग. So this is wounded wire here. Something like this. More or less like this. Okay. तो यहां से करंट इन होगा, यहां से करंट आउट होगा. हमें देखना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट the axis of solenoid. Just a minute. And by the way, along the axis तो ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना है हमको कि सोलेनॉइड के दो रेडियस है, एक इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है ना, बिकॉज इट इज अ शेल. तो इसका जो सेंटर होगा, मतलब एवरेज जो होगा रेडियस इसका R1 और R2 का जो एवरेज होगा, वो एवरेज रेडियस R टोरॉइड का, और जो एम्पेरियन लूप हम लोग ड्रॉ करते हैं वो सेम ही आता है. तो मतलब ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन बता रहा हूं मैं, ये ग्रीन डॉटेड लाइन जो है ये एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड भी है, ये एम्पेरियन लूप का भी रेडियस है. तो मैं यहाँ पे एम्पेरियन लूप इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं. एंड ऑल्सो ये एम्पेरियन लूप जो है ये एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड के साथ कोइंसाइड भी कर रहा है. तो यू नीड टू कंसीडर अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके. देन ये जो टर्न्स है, लेट अस से नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल N. कैपिटल N टर्न्स है. करंट I है, तो टोटल करंट जो होगा लूप में, जो करंट एनक्लोज्ड होगा वो N into I होगा, क्योंकि सेम करंट N नंबर ऑफ टाइम सर्कुलेट होने वाला है. तो करंट एनक्लोज्ड इज N into I. नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हमको इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप बी बार डॉट डीएल बार फाइंड करना पड़ता है. तो ये आएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप बी डी एल कॉस थीटा. बट इफ आई लुक एट एनी लेंथ एलिमेंट, सपोज मैं यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट ले रहा हूँ dl. दिस इज लेंथ एलिमेंट dl हियर. तो किसी भी लेंथ एलिमेंट dl के लिए dl और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड इज टेंजेंट टू दैट लूप. याद करो वापस से, तुम राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो. तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन हर एक लेंथ एलिमेंट के लिए सेम होगा, मतलब cos थीटा की वैल्यू वापस से 1 आने वाली है. Therefore you will get this as, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि वो जो लूप है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है ऑलवेज. तो बी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप डीएल कॉस थीटा की वैल्यू 1. एंड ये छोटे छोटे जो लेंथ एलिमेंट्स है, इनको मैं अगर एडअप करते गया तो मुझे मिलेगा सरकमफरेंस ऑफ द लूप दैट इज 2 पाई आर. तो ये आ गया b इंटू 2 पाई आर. अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, integration over closed loop b bar dot dl bar is equal to mu 0 times of current enclosed. Okay, right. So
म्यू जीरो टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड। तो ये आपका आया b इंटू टू पाई आर, और ये आपका आया म्यू जीरो इंटू एन आई। तो ये आपको मिल गया b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन अपॉन टू पाई आर इंटू आई। लेकिन आपको याद होगा, हमारे पास अगर एक वायर है जिसका लेंथ L है, उसको मैंने अगर सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया, तो वो जो लेंथ ऑफ वायर था, जो पहले स्ट्रेट वायर था, बाद में वो बेंड हो गया सर्कुलर शेप में। ये L और ये टू पाई आर दे आर इक्वल, क्योंकि ये लेंथ ही तो सरकमफेरेंस बन गया। मतलब अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो म्यू जीरो एन अपॉन टू पाई आर है, दिस इज एक्चुअली लेंथ आई। So if you notice again, so this is nothing but number of turns per unit length, जिसको हमने स्मॉल n से डिनोट करके रखा था, इंटू आई। मतलब सोलेनॉइड के सेंटर पे, सोलेनॉइड के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वही टोरॉइड के एक्सिस पे भी है। तो इट इज म्यू जीरो एन आई अगेन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि टोरॉइड और कुछ नहीं है, टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड, सिर्फ उसको हमने एक डोनट शेप दे दिया है, राइट। सो दिस इज दैट इजी। So this is the end of this topic, and this is also end of the theoretical part of this chapter. तो हम अभी फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। इट इज वेरी सिंपल केस, टोरॉइड का केस एक्सट्रीमली सिंपल केस है। सो विल जस्ट राइट ऑन पॉइंट, ओके। हम ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं इसके, बिकॉज रिक्वायर्ड में नहीं है। सो सबसे पहले तो व्हाट इज अ टोरॉइड, वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ टोरॉइड। सो टोरॉइड is a solenoid bent into a shape of hollow donut, hollow donut let's consider a toroid. Consider a toroid of average radius r having center O. Let's say this is center O over here, having center O, carrying a current I, carrying a current I, right। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमको एम्पीयर लूप कंसीडर करना पड़ेगा। सो वी नीड टू इमेजिन एम्पीयर लूप ऑफ रेडियस r, okay। So in order to find magnetic field, produced at the center along the axis of toroid, due to current flowing through the coil. Imagine an Amperian loop of radius r. Amperian loop of radius
R. Okay, तो according to Ampere's law, according to Ampere's law, we can write integration b bar dot dl bar is equal to mu 0 into current enclosed, right? So what we know is, here current enclosed is n times of I, where n are the total number of turns, total number of turns. तो आपको ये पता होना चाहिए that the current will be circulating n times. Okay, right. Also, what we know is integration b bar dot dl bar over closed loop is equal to integration b dl cos theta, but theta is 0 since since b bar and dl bar and dl bar are in the same direction. Therefore, you can write integration b bar dot dl bar is equal to integration b dl, that is equal to b integration over closed loop dl, that is equal to b into 2 pi r. 2 pi r क्यों आया? क्योंकि हम लूप पे उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो वो जो लूप है दैट इज नथिंग बट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो 2 pi r आएगा, राइट? So equation, therefore I'll just write down here integration b bar dot dl bar equal to 2 pi r into b. 2 pi r into b. Equation number 3. So from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, you can write down b into 2 pi r is equal to mu 0 ni. Therefore, you can write down b is equal to mu 0 n upon 2 pi r into I. Okay, so let's say question number 4. But n upon 2 pi r is nothing but small n. क्यों small n? क्योंकि ये जो आपके पास 2 pi r है, ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर है. So this is equal to number of turns per unit length. Number of turns per unit length. Therefore, what you have is b is equal to mu 0 n I. Equation number 5. So equation 4 and 5 gives magnetic induction along the axis of toroid. Equations 4 and 5 they give you expression for magnetic induction along the axis of toroid. Gives expression for magnetic induction along the axis of toroid. Right. So this is the end of
theory part of this chapter. We should start with numericals now. तो उसमें से जो टॉपिक इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं नहीं लेने वाला हूं. फॉर एग्जांपल साइक्लोट्रॉन इस चैप्टर में से डिलीट किया गया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्वेश्चंस ऑन साइक्लोट्रॉन. सो विल स्टार्ट विथ एग्जांपल 10.3. Okay, so we are going to start with this particular example, example 10.3. Consider a square loop of wire loaded with a glass bulb of mass m hanging vertically suspended in air with its one part in uniform magnetic field with its direction coming out of the plane of paper. Due to current I flowing through the loop, there is a magnetic force in upward direction. Calculate the current I in the loop for which the magnetic force would be exactly balanced by force M due to gravity. तो बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है ये. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस, क्योंकि अदरवाइज समझेगा नहीं. तो ऐसा है, you have a square loop of wire which is loaded with mass m and hanging vertically. तो मान लो हमारे पास एक स्क्वायर लूप है वायर का. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर. ओके, इसको आपने एक ग्लास बल्ब के साथ लोड कर दिया, राइट. व्हाट डज इट मीन कि इसके नीचे एक आपने ग्लास बल्ब लगाया है समवेयर हियर. So you have a glass bulb over here and the mass of the glass bulb is m. right. आगे बोला है this is suspended in air, मतलब इसको कोई rigid support से नहीं बांधा हमने. We have suspended it in air with its one part in uniform magnetic field which is coming out from the plane of the board. तो ऐसा है कि ये जो है ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड हो रहा है, सिर्फ एक पार्ट, चारों में से एक साइड. तो विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड. आपको मैंने पहले बताया था डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन. तो व्हाट आई टोल्ड यू वाज दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड. तो आप डॉट से दिखाते हो. तो डॉट मीन्स दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड. ओके, तो ऐसा सस्पेंड किया है हमने that the magnetic field is coming out from the plane of the board, something like this. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और लूप का एक साइड जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, राइट. आगे बोला है ड्यू टू करंट आई थ्रू द लूप. अब इस लूप में एक करंट आई फ्लो हो रहा है, like this. There is a magnetic force in upward direction. मतलब जो ऊपर का साइड है उस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स है, राइट. कैलकुलेट द करंट इन द लूप फॉर विच द मैग्नेटिक फोर्स वुड एग्जैक्टली बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स. बहुत इजी है ये, एक्सट्रीमली सिंपल. ओके, स्क्वायर लूप के साइड को मैं ए मान लेता हूं. मैं मान लेता हूं द साइड ऑफ स्क्वायर लूप इज ए, राइट. So this side is A basically. Assume this is A.
According to the question, according to given condition, force on one part due to magnetic field, या फिर magnetic force on one part बोलना सही रहेगा, is equal to gravitational force. So I'll say magnetic force on side, let's give it some name, A, B, C, D. तो CD साइड पे मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्योंकि सिर्फ CD साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में है, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M. हमको ऑलरेडी पता है मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय, मैंने आपको बताया था, बिल साइन थीटा, B इंटू आई इंटू एल साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे साइड CD जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो साइन 91 आएगा. तो यू शुड नो दिस इज B इंटू आई इंटू एल. लेकिन L मैंने साइड को A माना है तो A आएगा, B इंटू आई इंटू A. लेंथ ऑफ दैट साइड CD इज A. साइन थीटा इज बेसिकली 90 डिग्री है तो साइन 90 इज 1. और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, राइट. सिंस साइन थीटा इज 1, ओके, देयरफॉर हमको करंट निकालना था, मिल गया करंट. I is equal to mg upon BA. So this is the amount of current for which the upward force due to magnetic field will be balanced by downward force due to gravity. All right, so this is how you can solve this example. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, वापस समझा देता हूँ. एक लूप है, उसके नीचे के साइड पे हमने एक बल्ब लगाया है जिसका मास m है. तो इस बल्ब पे there will be a force of gravity which is in the downward direction. So on this bulb there is a mg force which is in the downward direction. तो ये बल्ब along with loop नीचे गिरेगा, लेकिन हमने नीचे नहीं गिराना है क्योंकि ये freely suspended था. तो हमने क्या किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड है which is coming out from the plane of board. इस लूप का एक साइड हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया so that there is a magnetic force acting on that side CD which is in the upward direction. तो मैग्नेटिक फोर्स ने ग्रेविटी को बैलेंस कर दिया, बस वही लिखा है और वहां से हमको करंट मिल गया. That's it. So this is that simple thing. Next question 10.4 is again a very simple question. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. Provided you remember basic formulas, क्योंकि ये it's a oral question actually, but only if you remember basic formulas. Okay, so just a minute. Right, so a circular coil of conducting wire has 500 turns. So total number of turns in the wire is 500 and area is enclosed by the coil. Area of the loop दिया है आपको, मतलब सर्कुलर कॉइल है चाहिए तो सर्कुलर कॉइल में 500 टर्न्स हो 5000 टर्न्स हो फर्क नहीं पड़ता, हर एक टर्न का एरिया दिया हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको. जस्ट टू टेल यू, एरिया इज 1.26 into 10 power minus 4 meter square.
A current 100 microampere is passed through the coil. So 100 into 10 power minus 6 एम्पियर, मतलब 10 power minus 4 एम्पियर का करंट जो है कॉइल से पास हो रहा है. Calculate the magnetic moment of the coil. You're supposed to find out magnetic moment mu of the coil. Then already मैंने आपको बताया था, हमने डिराइव भी किया है, डिराइव या तो मेंशन किया है कहीं तो, that magnetic moment is nothing but number of turns into I into A. Mu is equal to number of turns on the coil into I into A. ये कहीं तो हमने मेंशन किया है, somewhere we were deriving something और हमने मेंशन किया था. So it is a very simple question. So solution is very simple. You just have to multiply n with I and A. So आपको मिल जाएगा n is 500, तो 500 10 power 2. Current I is 10 power minus 4 and area of the loop is 1.26 into 10 power minus 4. तो minus 4 minus 8 plus 2. Minus 8 plus 2 is plus 6, 10 power 6. 1.26 into 5 अगर आप करोगे तो it turns out to be around 6.3 into 10 power minus 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट एम्पियर में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, नंबर ऑफ टर्न्स तो डायमेंशनलेस है, राइट. तो ये आ गया आपका magnetic moment of the coil. So nothing was there, just formulas, basic things that you have to use. Next question. Okay, so in the next question, let's see what we are supposed to do. Okay, so a wire has two straight sections and one arc as shown in figure. Figure यहाँ पे draw नहीं हो पाई. I will just draw it. Okay, I'll just draw it. So determine the direction and magnitude of magnetic field produced at the center O of the semicircle by the three sections individually and the total. तो सबसे पहले diagram is essential here. The diagram easy है, it's like this. तो दो straight section है, एक semicircular section है, something like this. तो ये हो गया आपका section 1. करंट I है, यही करंट I यहां से भी फ्लो होगा, यही करंट I यहां से भी फ्लो होगा. ये सेक्शन नंबर 2 है बेसिकली, और ये सेक्शन नंबर 3 है अगेन. और ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस है R, कैपिटल R. आपको बोला है ये O पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है produced at the center O of the semicircle by the three sections individually. पहला, दूसरा और तीसरा सेक्शन की वजह से इंडिविजुअली कितना फील्ड होगा वो भी निकालना है. Also you are supposed to find out what is the total magnetic field. देखो ऐसा है that if you know Biot-Savart law you can solve this. अगर Biot-Savart law ही नहीं पता होगा तो you cannot solve this particular question. So you have to apply Biot-Savart law to these three sections individually. Okay. तो अगर मैं पहले सेक्शन 1 और सेक्शन 3 की बात करता हूं, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में अगर आप देखोगे, इन दैट केस एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर, क्यू आर, देखो बेसिकली क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, ये है आर रेडियस वेक्टर. अगर आप देखोगे किसके लिए, मैं पहले सेक्शन की बात कर रहा हूं, ये जो रेडियस वेक्टर है ये आर बार है. तो पहले सेक्शन के लिए
I और R they are oppositely directed 180 डिग्री। पहले सॉरी तीसरे के लिए अगर आप देखोगे, तीसरे सेक्शन के लिए करंट और आर बार का डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि एक वायर है, उसका एक लेंथ एलिमेंट है dl, और यहाँ पे कहीं तो एक पॉइंट है P जिसका सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट से डिस्टेंस है स्मॉल r, और ये एंगल है लेंथ एलिमेंट dl में और r बार में थीटा, राइट। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या बताता है हमको, मैग्नेटिक फील्ड dB बार इज नथिंग बट, इफ यू रिमेंबर, μ0/4 पाई I dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब। तो मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मुझे, if you remember again, it was just μ0/4 pi I dl sin theta by r square। ये था बायोट-सावर्ट लॉ। मतलब मुझे थीटा एंगल बिटवीन dl बार एंड पॉइंट P, लाइन ज्वाइनिंग dl बार विथ पॉइंट P, इन दोनों का एंगल चाहिए। यहाँ पे हम P पे नहीं, यहाँ पे हम O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो O पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहला काम क्या करते हो आप, पहला काम ये करते हो कि वायर, अभी यही P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट सिर्फ यहाँ पे ऊपर लिया गया है ना। यहाँ पे वर्टिकल वायर है, वायर के एग्जैक्टली ऊपर P पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे वी हैव टू ड्रॉ बेसिकली vector so joining that length element with point P। हमारे पास point P के यहाँ पे point O है। So in this case अगर मैं R मतलब O को DL के साथ, लेंथ एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो एंगल कितना हो गया 180। मैं सेक्शन बाय सेक्शन लिखता हूँ so you will not be getting confused। So we just have to go section by section। So I'll just say section number 1 first। Section 1, what you have here is, here theta is 180 degree, the angle between I dl bar and कैपिटल R बार या फिर स्मॉल r बार, दोनों में से एक लिख सकते हो, is 180 डिग्री। Therefore according to Biot-Savart law, according to Biot-Savart's law, you have dB is equal to μ0/4 pi I dl sin theta upon r square। This is equal to sin 180 is 0, so this is 0 since sin 180 is 0, since sin 180 is 0। Let's talk about section 3। सेक्शन 3 के भी यही हाल है, क्योंकि सेक्शन 3 में क्या है, एंगल इज 0, क्योंकि आर बार और लेंथ एलिमेंट में एंगल जो है वो 0 है। हियर थीटा इज 0, therefore dB is μ0/4 pi I dl sin 0 by r square which is 0। सिर्फ सेक्शन 2 जो है
दैट विल कंट्रीब्यूट, क्योंकि सेक्शन 2 में आपको पता है आपको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। इन सेक्शन 2 हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। कैसे इंटीग्रेशन? हम लोग बोलेंगे dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई, ओके, IDL by r square, right? We will have to integrate here from angle 0 to 180 pi r तक बेसिकली। तो b is equal to इंटीग्रेशन ओवर db फ्रॉम 0 टू पाई आर। पाई आर क्यों लिया मैंने? क्योंकि सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है दैट इज पाई आर। कंप्लीट सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर। सेमी सर्कल का कितना होता है? पाई आर। इसलिए मैंने ऐसा लिखा दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई आर μ0/4 pi IDL by r square. Therefore, B is equal to μ0 कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट। तो सिर्फ लेंथ एलिमेंट पे ही इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि होगा तो यही। मैं क्या करूंगा? मैं पहले इस सेक्शन का देखूंगा डीएल का, फिर मैं दूसरा एलिमेंट लूंगा डीएल का, फिर मैं तीसरा लूंगा डीएल। टोटल कहाँ कितने डीएल ले लिए? 0 से लेके पाई आर तक डीएल ले लिए, इसलिए लेंथ एलिमेंट पे ही इंटीग्रेशन हो रहा है सिर्फ, दैट्स इट। Therefore, B is equal to μ0/4 pi I by r square. This is nothing but length from 0 to pi r. तो ये आ गया pi r minus 0 basically. Let me make some space. So this is nothing but, if I just don't want to use a lot of space, so I will just write this as pi r here, एक r, एक r, एक pi गया। So that turns out to be μ0 I by 4 r. This is due to section 2. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 1 plus magnetic field due to section 2 plus magnetic field due to section 3। 1 on 3, 1 and 3 का तो contribution है ही 0, तो सिर्फ μ0 I by 4 r will be the contribution to the magnetic field, total magnetic field basically, okay? तो बहुत सिंपल है। what you should do is आप आज ये देखो एक बार एग्जाम्पल, कल मैं स्टार्ट करने से पहले वापस एक बार रिवाइज करवा दूंगा। so we'll stop here and in the next session we'll continue this point onwards.